आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में से जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एवोपोरेशन, जो आज हम स्टडी करें। एवोपोरेशन बेसिकली क्या है? किसी भी चीज का बुखारात में वेपर्स में चेंज हो जाना, इसको हम सिंपली कहते हैं एवोपोरेशन। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है आम अल्फाज में। डेफिनेशन क्या है? चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस फेज, कि लिक्विड का अपनी हालत को बदलकर अपनी फेज को चेंज करके बुखारात की शक्ल इख्तियार कर लेना, गैसवस फेज में आ जाना, इसे हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन। एवापोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मीन्स कि एनर्जी रिक्वायर है, इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है एवापोरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मोल वाटर को लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? 40.7 किलो जूल। मतलब क्या हुआ कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एवापोरेशन में होता क्या है? सपोज कि हमारे पास ये किसी भी बर्तन के अंदर लिक्विड है, वाटर है, सपोज वाटर। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ये मूव कर रहे हैं ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी है। तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा है, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है। अब लिक्विड हमने देखा कि लिक्विड एक खास शक्ल में होता है, मतलब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मीन कि जिनकी एनर्जी इक्वल है या नियरली इक्वल है, मीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, उनसे ज्यादा एनर्जी है जिन मॉलिक्यूल्स की, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर देते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस पर अबूर हासिल कर लेते हैं, काबू पा लेते हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस पर काबू पा लेते हैं तो वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ जाते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? सिंपली एवापोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, कि एवापोरेशन ऐसा प्रोसेस है जो हर टेम्परेचर पे जारी रहता है। ऐसा क्यों होता है? दोबारा वही बात कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तमाम की इक्वल नहीं है। कुछ की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, मतलब एक दूसरे के नियरली इक्वल है, और कुछ की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है? आम टेम्परेचर पर जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, वो लिक्विड की सरफेस को लीव कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। जो बाकी मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाकी लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इसको टेम्परेचर देते हैं, तो बाकी मॉलिक्यूल्स भी काइनेटिक एनर्जी, मजीद उनकी एनर्जी ज्यादा होती है टेम्परेचर देने से। जब वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं तो वो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस पर ओवरकम हो जाते हैं, उन पर गालिब आ जाते हैं और लिक्विड की सरफेस को
छोड़ जाते हैं। मतलब एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे जारी रहती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, कि एवापोरेशन एक ठंडक वाला अमल है, एक कूलिंग प्रोसेस है। ऐसा क्यों है? देखें, ये किसी भी बर्तन के अंदर लिक्विड है, ये दो मॉलिक्यूल्स मैं शो कर रहा हूं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बाकी इनकी काइनेटिक एनर्जी लो है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जिनके पास एनर्जी ज्यादा है, वो लिक्विड की सरफेस को लीव कर गए, छोड़ गए। जो बाकी मॉलिक्यूल्स बचे, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनका टेम्परेचर कम हो गया। देखें, काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज्यादा थी वो पहले लिक्विड के अंदर थे। ओवरऑल लिक्विड का टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी फेवरेबल थी, लेकिन जैसे ही हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने लिक्विड की सरफेस को छोड़ा, तो जो बाकी मॉलिक्यूल्स बचे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। बाकी जो लिक्विड बचा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, उसका टेम्परेचर कम हो गया। तो टेम्परेचर को बरकरार करने के लिए ये बाहर से एनर्जी लेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, टेम्परेचर। जब ये बाहर से एनर्जी लेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, लिक्विड के सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक कूलिंग प्रोसेस है। इसकी एक एग्जांपल देखें। लेट्स सपोज कि हमने हाथ के ऊपर सिपरेट का एक ड्रॉप डाला। हाथ के ऊपर जैसे ही सिपरेट का ड्रॉप डाला, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है एज कंपेयर टू वाटर। जैसे ही हमने ड्रॉप डाला, हमें ठंडक फील हुई। क्यों? कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे इस ड्रॉप के अंदर, वो यहां से निकल गए। जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकल गए, तो ये जो बाकी रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स बचे थोड़े से, इनकी हीट कम हो गई, एनर्जी कम हो गई। तो हाथ के ऊपर इन्होंने यहां से टेम्परेचर लेना शुरू कर दिया। इन्होंने यहां से एनर्जी, टेम्परेचर, हीट लेना शुरू कर दी। तो सराउंडिंग का, हाथ के सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हुआ और हमें ठंडक महसूस हुई। तो इसलिए एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एवापोरेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास सरफेस एरिया, दूसरा है टेम्परेचर, ये जो दोनों चीजें हैं, एक बात याद रखें कि सरफेस एरिया और टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एवापोरेशन के। यहीं से इस बात की समझ आ गई कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एवापोरेशन ज्यादा होगी। जितना सरफेस एरिया कम होगा, उतनी एवापोरेशन कम होगी। सरफेस एरिया, इसकी एग्जांपल, हमारे पास एक कप ऑफ टी है और एक हमारे पास प्लेट है। इसके अंदर हमने चाय डाली, ये 5 मिनट तक, सपोज के ये 5 मिनट तक पड़ा रहा। इसका टेम्परेचर, ये यानी कि जो ठंडा हुआ वो ज्यादा देर में हुआ,
एज कंपेयर टू यही अगर इतनी ही चाय हमने एक प्लेट में डाल दी तो ये जल्दी ठंडी होगी। क्यों? सरफेस एरिया ज्यादा था, मॉलिक्यूल्स इसमें फैले हुए थे। जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा फैले हुए थे उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा। तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो सरफेस पे आ गए और जल्दी जल्दी लिक्विड की सरफेस को लीव कर गए। लेकिन यहां पे क्या था, एक मॉलिक्यूल यहां पड़ा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, एक मॉलिक्यूल यहां पड़ा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो जो दरमियान के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। इन मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे आकर एवोपोरेट होने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन सरफेस एरिया यहाँ पे ज्यादा है। तो जो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो जल्दी से सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से सरफेस पे आए और जल्दी जल्दी एवोपोरेट हो गए। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवोपोरेशन के। पीछे भी हमने डिस्कस किया कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा एवोपोरेशन ज्यादा होगी। नॉर्मल हालात में जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो सरफेस पे आकर लीव कर जाएंगे। बाकियों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, नियरली एक दूसरे के इक्वल है काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई। उन्होंने अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ओवरकम पाया, गालिब आ गए और लिक्विड को सरफेस को लीव कर। इसका जो तीसरा फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एवापोरेशन के। कैसे? कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड में ज्यादा होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिंपली कह लें अट्रैक्टिव फोर्सेस, के डिफरेंट लिक्विड्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस डिफरेंट होती हैं। किसी लिक्विड में वीक होती हैं, किसी लिक्विड की स्ट्रांग होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी एवापोरेशन, मतलब जितनी स्ट्रांग होंगी एवापोरेशन कम होगी, जितनी वीक होंगी एवापोरेशन ज्यादा होगी। तो मतलब क्या हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एवापोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं। फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर हमें पता है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल। इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एवापोरेशन। इसकी डेफिनेशन तमाम टेम्परेचर्स पे होती है, कूलिंग प्रोसेस है और इसके फैक्टर्स।